दोस्तों, आपने अब तक बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, इंडियन आर्मी की, पुलिस ऑफिसर्स की और यहाँ तक कि वकीलों की भी। लेकिन क्या आपने कभी उस डॉक्टर की कहानी सुनी है जो बॉर्डर पर तैनात रहकर हमारे जवानों की जिंदगी बचाता है? वह डॉक्टर गोलियों की बारिश में भी सैनिकों का इलाज करता था, जिंदगी और मौत के बीच खड़े होकर हर दिन अपना फर्ज निभाता था। लेकिन दुनिया अक्सर सिर्फ आर्मी को ही रियल हीरो कहती है। आज मैं आपको उस अनसुने हीरो, एक भारतीय डॉक्टर की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे जर्मन आर्मियों ने भारत के बॉर्डर से ही उस डॉक्टर को अगवा कर लिया और उसे सीधा जर्मन जेल में फेंक दिया गया। फिर भी उस डॉक्टर ने हार नहीं मानी। अपनी जान बचाने के लिए उसने भागने की योजना बनाई और 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर आजादी का रास्ता खोजा। चलिए इस अनसुने भारतीय हीरो की सच्ची कहानी को 2D एनिमेशन में समझते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी इस डॉक्टर को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। वीरेंद्र नाथ, जो लोगों के लिए नाम ही काफी था। लोगों की सेवा और जीवन बचाने का उनका अलग ही जुनून था। यही जुनून उन्हें डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित करता रहा। 1931 में उन्होंने भारत से ब्रिटेन की ओर कदम बढ़ाया और वहां मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के दौरान उन्होंने न केवल चिकित्सा विज्ञान में महारत हासिल की, बल्कि यह भी सीखा कि एक डॉक्टर के लिए धैर्य, साहस और निर्णय लेने की क्षमता कितनी जरूरी होती है। विश्व युद्ध 2 के शुरू होने पर 1939 में वीरेंद्र नाथ ने अपने पेशे और देश के लिए एक नया लक्ष्य चुना। उन्होंने रॉयल आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती होने का निर्णय लिया। यह ब्रिटिश सेना का वह विभाग था जहां डॉक्टर और मेडिकल ऑफिसर फौजियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करते थे। यह उनके करियर और जीवन का नया मोड़ था। वीरेंद्र नाथ का उद्देश्य साफ था, सैनिकों की जान बचाना और मानवता की सेवा करना। उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की वर्दी पहनी। उनके इस कदम पर उनके परिवार, शिक्षक और मित्र गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। यूरोप युद्ध के मैदान में एक भारतीय डॉक्टर होना असामान्य और चुनौतीपूर्ण था। उनका पहला पोस्टिंग फ्रांस में एटापल्स के 18वें जनरल हॉस्पिटल में हुआ। वहां उन्हें युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज करना था। उनके हाथों से गुजरते थे घायल सैनिक जिनके शरीर पर चोटें और संक्रमण थी। हर दिन उनके लिए मौत और जीवन के बीच की लड़ाई देखने और उसमें हस्तक्षेप करने का अनुभव लेकर आता। युद्ध का माहौल हर दिन कठिन होता गया। जर्मन सेना तेजी से फ्रांस पर आक्रमण कर रही थी। एक दिन वीरेंद्र नाथ के नेतृत्व वाले एम्बुलेंस काफिले को बुलोgne ले जाना था, जहां घायल सैनिकों का इलाज करना था। उन्होंने और उनकी टीम ने भीषण गर्मी, धूल और भय के बीच अपना फर्ज निभाया। लेकिन जर्मन सैनिकों ने फ्रांस पर तेजी से हमला किया और उनका एम्बुलेंस काफिला घेर लिया। वीरेंद्र नाथ के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उन्हें संपूर्ण स्थिति का सामना करते हुए आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस क्षण से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वे अब जर्मन सेना के कैदियों में शामिल हो गए। उस समय उनका सामना केवल एक सैनिक से नहीं था, बल्कि एक पूरी युद्ध की दुनिया से था, जिसमें वे एक भारतीय डॉक्टर के रूप में अकेले थे। 1939 में यूरोप में विश्व युद्ध 2 की जंग ने अपना विकराल रूप लेना शुरू कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और ब्रिटिश साम्राज्य और उसके सहयोगी देशों को तुरंत युद्ध में खींच लिया। पूरे यूरोप में हवा में डर और अनिश्चितता थी। सड़कों और शहरों में हर जगह सैनिकों की आवाजें, मार्चिंग और लड़ाई की तैयारी थी। ब्रिटिश सेना ने अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में सुरक्षित रखने और घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए इंडियन आर्मी के डॉक्टरों को यूरोप भेजना शुरू किया। इन भारतीय डॉक्टरों में वीरेंद्र नाथ मजूमदार भी शामिल थे। युद्ध के इस समय में यूरोप में जाना आसान नहीं था। जहाजों और ट्रेन यात्रा में बमबारी का खतरा, युद्धग्रस्त इलाकों की खतरनाक स्थिति और लगातार बदलते राजनीतिक माहौल ने डॉक्टरों के लिए चुनौती और भी बढ़ा दी। वीरेंद्र नाथ का यूरोप में पोस्टिंग एकदम फ्रंट लाइन पर हुई। उन्हें फ्रांस के एटापल्स में 18वें जनरल हॉस्पिटल में तैनात किया गया। यहाँ उनका काम केवल घायलों का इलाज करना ही नहीं था, बल्कि युद्ध में घायल सैनिकों की जिंदगी बचाना और उन्हें सही समय पर मेडिकल सहायता देना था। उनके सामने हर दिन नए खतरे थे। अस्पताल में आने वाले सैनिक अलग अलग देशों से थे, ब्रिटिश, भारतीय और कभी कभी सहयोगी फ्रांसीसी सैनिक। उनके घाव, चोट और संक्रमण का इलाज करना कठिन था। यूरोप की सड़कों और शहरों में हर समय बमबारी और तोपों की आवाजें सुनाई देती थीं। इस समय का माहौल ऐसा था कि हर आदमी को अपनी हिम्मत, धैर्य और सूझबूझ से काम लेना पड़ता था। वीरेंद्र नाथ ने न केवल सैनिकों का इलाज किया, बल्कि कठिन परिस्थितियों में खुद को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाए रखा। उन्होंने जाना कि डॉक्टर का काम केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है। यह जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई में इंसानियत की रक्षा करने का भी काम है। उनके लिए यह सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि कर्तव्य और देश सेवा का एक मौका था। इस माहौल ने उन्हें यह सिखाया कि साहस और धैर्य से ही विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। जैसे ही वीरेंद्र नाथ मजूमदार को फ्रांस के एटापल्स में तैनात किया गया, वे युद्ध के सबसे खतरनाक हिस्सों में थे। उनका काम केवल अस्पताल में घायलों का इलाज करना ही नहीं था, बल्कि कई बार फ्रंट लाइन तक जाकर सैनिकों की जांच और प्राथमिक चिकित्सा देना भी शामिल था।
एक दिन जब उन्होंने घायल सैनिकों की देखभाल के लिए फ्रंटलाइन पर पैदल यात्रा की तो जर्मन सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। सामने अचानक से बड़ी संख्या में जर्मन टुकड़ियां दिखाई दी और परिस्थितियां तेजी से गंभीर हो गईं। वीरेंद्रनाथ के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें और उनके साथियों को संपूर्ण युद्ध रणनीति और हथियारों की स्थिति का सामना करते हुए आत्मसमर्पण करना पड़ा। जर्मन सेना ने उन्हें POW घोषित किया। POW का मतलब था कि अब वे एक कैदी सैनिक बन चुके थे और उनके जीवन पर पूरी तरह जर्मन सैनिकों का नियंत्रण था। यह स्थिति वीरेंद्रनाथ के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कठिन थी। उस समय यूरोप में कई POW कैंप्स थे, लेकिन वीरेंद्रनाथ को भेजा गया कोल्डिट्ज कासल में, जिसे उस समय यूरोप की सबसे सुरक्षित और कठिन जेल माना जाता था। कोल्डिट्ज में बंद POWs को कभी भी आसानी से भागने की अनुमति नहीं थी। वहां के फर्श, दीवारें और दरवाजे सभी इतनी मजबूत और जटिल थे कि अधिकांश कैदी यह सोच भी नहीं सकते थे कि किसी तरह से यहां से भागा जा सकता है। कोल्डिट्ज कासल का माहौल बेहद सख्त था। कैदियों को दिन भर सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था। सुबह से शाम तक नियमित गार्ड, बार बार चेकिंग और सीमित स्वतंत्रता के कारण हर दिन चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण बीतता था। वीरेंद्रनाथ को यह समझना पड़ा कि उनका साहस, धैर्य और सूझबूझ अब जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को तय करने वाले कारक बन गए हैं। कैद में उनके सामने केवल जर्मन सैनिक ही नहीं थे, बल्कि युद्ध की भयावहता, भूख, ठंड और अनिश्चित भविष्य भी थे। उन्होंने देखा कि कई POW हिम्मत हारकर टूट जाते थे, लेकिन वीरेंद्रनाथ ने अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत रखा। उनका अनुभव यह सिखा रहा था कि शारीरिक शक्ति से ज्यादा मानसिक मजबूती और बुद्धिमानी ही इस कठिन परिस्थिति में उनकी रक्षा कर सकती है। इस तरह वीरेंद्रनाथ मजूमदार की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। कोल्डिट्ज कैसल में कैदी बनकर जहां से निकलना लगभग असंभव था। यहाँ उनका संघर्ष केवल कैद की दीवारों से नहीं, बल्कि मन और उम्मीद से भी था। वीरेंद्रनाथ मजूमदार को जब कोल्डिट्ज कैसल में रखा गया तो उन्होंने पहली नजर में ही महसूस कर लिया कि यह कोई साधारण जेल नहीं है। यह कैदी गृह यूरोप की सबसे सुरक्षित और असंभव सी लगने वाली जेलों में से एक थी। यहाँ केवल सामान्य अपराधियों या सैनिक कैदियों को नहीं रखा जाता था, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक और निडर POWs को रखा जाता था। जेल का माहौल बेहद सख्त और डरावना था। भव्य दिखने वाले इस महल की ऊंची दीवारों के पीछे कठोर नियम और अनुशासन का शासन था। हर कैदी को दिन भर गार्डों की नजरों में रहना पड़ता था। कैदियों को सुबह से शाम तक लगातार गणना, निरीक्षण और सुरक्षा चेकिंग से गुजरना होता था। कोल्डिट्ज में डिसिप्लिन और गार्ड सिस्टम इतना कठोर था कि किसी भी छोटे उल्लंघन पर तुरंत सजा मिलती थी। कैदियों की गतिविधियां सीमित थीं। छुट्टी, खेल और कुछ व्यक्तिगत गतिविधियां भी केवल गार्डों की निगरानी में ही संभव थीं। इस जेल में टॉर्चर और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस का माहौल भी था। कैदियों को बार बार मनोवैज्ञानिक दबाव में रखा जाता था। छोटे छोटे नियमों का उल्लंघन भारी सजा के कारण होता, जिससे कैदियों की मानसिक स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण रहती। कोल्डिट्ज कासल का डर केवल दीवारों और गार्डों से नहीं था। यह डर था असफलता का, योजना विफल होने का और हर रोज नई कठिनाई का सामना करने का। हर कैदी को यह समझना पड़ता था कि एक गलती उन्हें आजादी की दिशा से और दूर कर सकती है। वीरेंद्रनाथ ने जल्दी ही यह जाना कि यह जेल केवल शारीरिक कैद नहीं है। यहाँ मानसिक ताकत और धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेंगे। यह स्थान इतना सुरक्षित था कि अधिकांश POWs ने सोचा भी नहीं कि कोई भी इसे पार कर सके। यही कारण था कि कोल्डिट्ज कैसल को एस्केप प्रूफ प्रिजन कहा जाता था। लेकिन वीरेंद्रनाथ में जो हिम्मत और धैर्य था, वह इस असंभव परिस्थिति में भी आशा और योजना बनाने की क्षमता को जिंदा रखता था। यही क्षमता आगे जाकर उन्हें जेल से भागने और जिंदगी बचाने में मदद करेगी। कोल्डिट्ज कासल में प्रवेश के बाद वीरेंद्रनाथ मजूमदार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वे केवल एक डॉक्टर नहीं थे, बल्कि कैदी सैनिक बन चुके थे, जिनकी हर गतिविधि गार्डों की निगरानी में थी। प्रिजन में जीवन बेहद कठिन और सीमित था। राशन बेहद कम और साधारण था। हर कैदी को दैनिक खाने में केवल न्यूनतम भोजन मिलता, जिससे शरीर और मानसिक स्थिति पर भारी असर पड़ता। सर्दियों में ठंड और नमी से मुकाबला करना और भी मुश्किल था। उनको अक्सर पतले कपड़ों में रहना पड़ता और गर्मी के साधन लगभग न के बराबर थे। जर्मन गार्डों का व्यवहार अक्सर सख्त और कठोर था। उन्होंने POWs को लगातार अनुशासन में रखने, मानसिक दबाव बनाने और किसी भी असफल प्रयास को रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी। कई बार कैदियों को चेतावनी या सजा के तौर पर मजबूर होकर दीवारों के आसपास खड़ा किया जाता। हालांकि प्रिजन के अंदर भी वीरेंद्रनाथ ने कैदियों के बीच दोस्ती और सहयोग की दुनिया देखी। विभिन्न देशों के POWs अपने अनुभव साझा करते और आपस में मदद करते। वीरेंद्र ने देखा कि दोस्ती और सहयोग ही मानसिक मजबूती का स्रोत बन सकता है। यह उन्हें अकेलेपन और निराशा से बचाता था। कोल्डिट्ज कैसल में कई कैदियों ने एस्केप अटेम्प्ट्स किए। वे देख रहे थे कि कैसे उनके साथी चुपके से, चतुराई से या नकली दस्तावेज और वस्तुओं का प्रयोग करके जेल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं।
इन प्रयासों को देखकर वीरेंद्र ने सीखना शुरू किया, कैसे गार्ड्स की आदतों को समझा जाए, कहाँ कमजोरियां हैं और कैसे धैर्य और योजना से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। इस प्रिजन के अंदर का जीवन शारीरिक और मानसिक चुनौती से भरा था। हर दिन वीरेंद्र नाथ के लिए नई कठिनाई, नई रणनीति और नई उम्मीद लेकर आता, लेकिन उनके अंदर की हिम्मत और साहस धीरे धीरे उन्हें यह विश्वास दिलाने लगी कि एक दिन वह इस बंदी गृह से बाहर निकलेंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कोल्डिट्स कासल में महीनों कैद रहने के बाद वीरेंद्र नाथ मजूमदार के मन में धीरे धीरे यह विश्वास पक्का हो गया था कि अगर जिंदगी बचानी है तो निकलना ही होगा। प्रिजन का कठिन जीवन, कम राशन, लगातार ठंड और मानसिक यातना ने उन्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि और मजबूत बना दिया। लेकिन कोल्डिट्स कोई साधारण जेल नहीं थी, यह दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक थी। यहाँ से भागना सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, धैर्य और महीनों के गहरे निरीक्षण की मांग करता था। सबसे पहले मजूमदार ने प्रिजन की दीवारों, सीढ़ियों, टावरों और गार्ड पोस्ट्स को समझना शुरू किया। हर दिन की वॉक, रोल कॉल और सीमित मूवमेंट के दौरान वे अपनी आंखों से पूरा जेल मैप कर रहे थे। कहाँ कौन सा दरवाजा रहता है, कौन सी खिड़की कमजोर है, किस दीवार के पीछे कोर्टयार्ड है, वे छोटी से छोटी डिटेल्स अपनी याद में बसाते गए। कोल्डिट्स विशाल था, लेकिन हर जगह एक पैटर्न था। यही पैटर्न बाद में एस्केप प्लान की नींव बना। एस्केपिंग की सबसे बड़ी कुंजी थी गार्ड्स का रूटीन। मजूमदार ने धीरे धीरे नोटिस किया, कौन गार्ड किस समय ड्यूटी बदलता है, रात की पेट्रोल कब तेज होती है और कब धीमी, कौन गार्ड लापरवाह है और कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट, कौन सा टॉवर अंधेरे में थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। वे हर दिन प्रिजन यार्ड में खड़े होकर कैजुअली नजरें दौड़ाते रहते, पर असल में वो एक एक मिनट का हिसाब अपनी याद में उतार रहे थे। कोल्डिट्स के अंदर कई POWs थे जो अलग अलग स्किल्स रखते थे। किसी को कारपेंट्री आती थी, किसी को ड्राइंग और कई लोग नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में माहिर थे। मजूमदार ने उनके साथ रहकर यह सीखा कि किस तरह जर्मन स्टैंप्स की नकल बनाई जाती है, किस तरह पुराने कपड़ों को सिविलियन क्लोथ्स जैसा बनाया जा सकता है, कैसे गार्ड्स के फॉर्मेट में परमिट्स और ID कार्ड्स तैयार होते हैं। प्रिजन में तो असली स्याही और कागज नहीं थे, वह टी स्टेन्स, बर्न्ट वुड की राख और पतले कागजों का इस्तेमाल करके रियल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे। मजूमदार ने खुद अपने लिए एक फेक सिविलियन परमिट तैयार करवाया, जिससे वह बाहर जाते हुए किसी मजदूर या हेल्पर की तरह दिख सकें। भाग निकलना सिर्फ जेल से भागना नहीं था, असल मुश्किल थी नाजी जर्मनी के बीचों बीच यूरोप पार करना। मजूमदार ने फेलो POWs के पास मौजूद गुप्त नक्शों से जर्मनी से नीदरलैंड का रास्ता, सेफ जोन्स, जर्मन पेट्रोल पोस्ट्स, नदियां और जंगलों के मार्ग, सिविलियन रूट्स सब कुछ याद कर लिया। क्योंकि उसके पास कोई असली नक्शा नहीं होता, इसलिए पूरा यूरोप खालिस दिमाग में स्टोर था। यह प्लान आसान नहीं था, रिस्क इतना बड़ा था कि पकड़े जाने पर गोली मार दी जाती या फिर से टॉर्चर के साथ सॉलिटरी सेल में डाल दिया जाता। गार्ड सिस्टम इतना सख्त था कि अपने कमरे से कोर्टयार्ड तक निकलना भी चैलेंज था। लेकिन मजूमदार ने सोच लिया था, अगर मौत जेल में ही मिलनी है तो क्यों ना आजादी की कोशिश में मिले। उन्होंने रिस्क को समझा, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनकी मेडिकल ट्रेनिंग ने उन्हें सिखाया था कि सबसे मुश्किल वक्त में दिमाग ठंडा रखना ही जीवन बचाता है। एस्केप प्लान बनने के बाद भी वीरेंद्र नाथ मजूमदार के सामने जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, वह जेल की दीवारों से नहीं, बल्कि अपने भीतर उठने वाले डर और उम्मीद से थी। जब भी रात को कोठरी में शांति होती, दूर से सिर्फ गार्डों के जूतों की आवाज आती, तभी असली लड़ाई शुरू होती। हर रात मजूमदार को एहसास होता कि एस्केप का रास्ता उतना आसान नहीं है जितना नक्शों और सोच में लगता है। एक छोटी सी गलती, एक गलत कदम, 1 सेकंड की देरी और जर्मन गार्ड सीधे गोली मार देते। कोल्डिट्स में पकड़े गए कैदियों को फिर से सेल में डालकर इतना टॉर्चर किया जाता कि वे महीनों तक ठीक नहीं हो पाते। मजूमदार जानते थे कि उनका प्लान कोई खेल नहीं था, यह सीधा मौत और आजादी के बीच का फैसला था। कई बार खुद से सवाल उठता, क्या मैं जिंदा बाहर निकल पाऊंगा? अगर पकड़ा गया तो क्या होगा? सामने खतरा इतना बड़ा था कि मोहल्ले के किसी लड़के की तरह भागने की कोशिश नहीं थी, यह नाजियों के साम्राज्य से भागना था। कई बार उनके मन में यह सोच भी आती, शायद कोशिश में ही जान चली जाए। लेकिन फिर याद आता कि मौत तो कोल्डिट्स में भी आ सकती है, भूख से, ठंड से, बीमारी से या बमबारी में। तो क्यों ना मौत से पहले एक बार आजादी को छुआ जाए। डर के बीच सबसे बड़ा सहारा था आजादी। हर रात मजूमदार सोचते कि अगर एक बार यह जेल की दीवार पार कर ली तो खुले आसमान तले चलने का मौका मिलेगा, बिना गार्ड की निगरानी के सांस लेने का एहसास, अपने फैसलों की आजादी। कई बार वे अपनी कोठरी की खिड़की से चांद को देखते और मन ही मन कहते, इसी रोशनी के नीचे एक दिन मैं आजाद होकर चलूंगा। यह सपना उन्हें हर दिन हिम्मत देता, हर डर पर भारी पड़ता। सबसे गहरा दर्द था घर की याद, अपने देश की याद। रात के अंधेरे में जब सारे कैदी सो जाते, मजूमदार अपने गांव, अपने परिवार और भारत की सड़कों की कल्पना करते।
उन्हें याद आता बारिश की मिट्टी की खुशबू, भारत की गर्म धूप, माँ की आवाज, लोगों की बोली, स्वतंत्रता का एहसास। उनके मन में एक ही बात दौड़ती, अगर जान बची तो मुझे वापस भारत पहुंचना ही है। यह भावनाएं उनके भीतर एक ऐसी आग जगाती थीं जो ठंड, भूख, भय, गार्ड किसी भी चीज से नहीं बुझती थी। डर था पर उम्मीद भी थी, खतरा था पर हिम्मत उससे बढ़ा, और उसी हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ाया। अब उनकी योजना पूरी तरह तैयार थी, सिर्फ एक दिन, एक मौका चाहिए था। महीनों की तैयारी, डर, उम्मीद और निरंतर निरीक्षण के बाद आखिर वह रात आ गई। वह रात जब बीरेंद्र नाथ मजूमदार कोल्डिट्ज कासल की अटूट मानी जाने वाली दीवारों को चुनौती देने वाले थे। यह सिर्फ भागना नहीं था, यह मौत को हराना, आजादी को पकड़ना और अपने देश वापस जाने का पहला कदम था। कोल्डिट्ज कासल लगभग पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन महीनों के निरीक्षण में मजूमदार ने एक कमजोर जगह ढूंढी थी। यह बिंदु था एक पुरानी दीवार, जिसके पीछे कोर्टयार्ड का अंधेरा हिस्सा और उसके ऊपर का हिस्सा गार्ड की नजर से थोड़ा बाहर। दिन में इस दीवार की तरफ कैजुअली चलते हुए मजूमदार ने देखा था कि पत्थर पुराने थे, मोर्टार ढीला था और सबसे महत्वपूर्ण, उस हिस्से में गार्ड कभी कभी अपनी नजरें हटा लेते थे। यही वह जगह थी जहां से वह आजादी की ओर पहला कदम रखने वाले थे। भागने की कोशिश एक मिनट भी इधर उधर होती तो मौत पक्की थी। इसलिए मजूमदार ने रात के हर घंटे का महीनों तक निरीक्षण किया था। उन्होंने यह नोट किया किस समय गार्ड की वॉक धीमी होती है, किस समय टावर की लाइट थोड़ी धुंधली पड़ती है, किस समय रोल कॉल और पेट्रोल का गैप आता है, किस समय प्रिजनर्स के बैरक्स शांत रहते हैं। मजूमदार ने तय किया, भागने का सबसे सही समय रात 2:43। यह वह पल था, गार्ड, रात की थकान में थोड़ा सुस्त हवाओं की आवाज, पेट्रोल की फुटस्टेप छुपा देती जेल का कोर्टयार्ड, सबसे शांत, और रात इतनी अंधेरी कि छाया में नजरें आसानी फिसल जाती। यह टाइमिंग उनके दिमाग में घड़ी की तरह बस चुकी थी। रात गहरा चुकी थी। दूर किसी टावर में जर्मन सोल्जर ने जम्हाई ली और अपनी बंदूक कंधे पर टिका दी। मजूमदार ने फेक सिविलियन कोट पहना, पतले पुराने जूतों की आवाज को कपड़े से लपेटकर दबाया, नकली डॉक्यूमेंट्स खिसकाकर जेब में रखे। दोस्तों, यह पार्ट काफी लंबा हो गया था, इसलिए बाकी कहानी आप दूसरे पार्ट में देखेंगे। अगला वीडियो मिस ना हो, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।